जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो, वेलकम टू पाहुजा लॉ अकेडमी। आज आपका टॉपिक है बंदरगाह। वर्तमान में भारत में टोटल कितने बंदरगाह हैं? यदि ये बात करी जाए तो बंदरगाह लगभग में कई सौ हैं, परंतु ऐसे बंदरगाह जो मुख्य रूप से एग्ज़ाम में आते हैं और जो भारत के मुख्य बंदरगाह हैं वो बेटा कितने हैं? वो 13 बंदरगाह हैं। हमें यानी 13 बंदरगाह का क्या करना है? अध्ययन करना है। अच्छा, बंदरगाह बनाए क्यों जाते हैं? सबसे ज़रूरी ये है कि बंदरगाह बनाए क्यों जाते हैं और बंदरगाह बनाने के लिए शर्त क्या होती है। बेटा हमें 13 बंदरगाहों के पढ़ने से पहले यानी बंदरगाहों को बनाने के लिए शर्त क्या होती है? बेटा पहली शर्त, बंदरगाह वहाँ बनाए जाएंगे वो राज्य तटीय होना चाहिए। यदि राज्य की सीमा समुद्र से लगती है तो वहाँ बंदरगाह बनाए जाएंगे, या किसी नदी से लगती है तो वहाँ बंदरगाह बनाए जाएंगे। और एक ऐसा राज्य है जो लैंड लॉर्ड है चारों तरफा से, यानी उसकी भूमि समुद्र से नहीं लगती बल्कि स्थल से लगती है, तो वहाँ बंदरगाह नहीं बनाए जा सकते। तो शर्त क्या है बंदरगाह बनाए जाने के लिए? बेटा वो राज्य कैसा होना चाहिए? तटीय होना चाहिए। फिर बेटा और यहाँ पर बंदरगाह कैसे कैसे हो सकते हैं? बंदरगाह हो सकते हैं। तो बंदरगाह बेटा ये कृत्रिम भी हो सकते हैं। कृत्रिम का मतलब है बेटा जो मानव के द्वारा बनाए जा सकते हैं, और बेटा बंदरगाह यानी प्राकृतिक भी हो सकते हैं। प्रकृति का मतलब है बेटा कि जो प्रकृति द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं। तो बंदरगाह दो तरीके से हो सकते हैं बेटा, प्राकृतिक बंदरगाह भी हो सकते हैं और कृत्रिम बंदरगाह भी हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? ऐसा क्योंकि पीछे के एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो संभावना है कि आने वाले आगामी जो भी आपके एग्जाम होंगे उनमें पूछा जाए। तो बंदरगाह के लिए बेटा शर्त क्या होनी चाहिए? कि वो राज्य तटीय होना चाहिए, और एक शर्त होनी चाहिए कि वो राज्य तटीय होना चाहिए। और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ बंदरगाह कहाँ कैसे हो सकते हैं, तो बंदरगाह बेटा कृत्रिम हो सकते हैं और प्राकृतिक हो सकते हैं। और बेटा जो बंदरगाह है वो मुख्यतः 13 ही बंदरगाह हैं। और बंदरगाह जो बनाए जाते हैं उनसे लाभ क्या होता है? बेटा बंदरगाह से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि विदेशों से जो माल आयात किया जाता है या निर्यात किया जाता है, जो भी माल एक्सपोर्ट और जो माल आयात और निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो किया जाता है, तो उस माल पर जो शुल्क है यानी वो यदि शिप से जा रहे हैं तो उस पर बहुत कम मात्रा में लगता है, बेटर देन यानी हवाई मार्ग। यदि किसी वस्तु को तुम यानी एरोप्लेन से किसी अन्य देश से भारत में लाते हो तो उसका खर्च बहुत ज़्यादा होगा, या किसी वस्तु को अन्य देश से भारत में लेकर आते हो बाई ट्रेन के माध्यम से तो उसका खर्च बेटा बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए शुल्क को कम करने के लिए यानी आयात और निर्यात में जो ये किया जा रहा है आयात निर्यात, इसमें जो शुल्क है वो कम से कम दिया जा सके, तो इसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? यानी बंदरगाह बनाए हैं। और बेटा लंबी दूरी को तय करने के लिए यानी शिप सुगमतापूर्वक चलते हैं। शिपों में मतलब शिपों में जो बेटा नुकसान होने की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए हमें बंदरगाह के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। तो बंदरगाह के लाभ क्या होते हैं वो आपको पता चला। क्यों बंदरगाह बनाए जाते हैं? दो तरीके से हो सकते हैं, कृत्रिम हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं। बंदरगाह बनने के लिए तटीय राज्य होना चाहिए। बेटा भारत में टोटल कितने बंदरगाह हैं? तो टोटल तो 300-400 बंदरगाह हैं, परंतु मुख्य कितने बंदरगाह हैं? बेटा वो 13 बंदरगाह हैं। आगे चलते हैं। बेटा बंदरगाह को लेकर हम बेटा बात कर रहे थे। जो ये बंदरगाह हैं बेटा हमारे 13, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि 13 बंदरगाह जो हैं बेटा वो कौन कौन से राज्य में हैं। तो बंदरगाह को बनने के लिए क्या होना चाहिए? तटीय राज्य होना चाहिए। तो फिर बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत की तटीय सीमा कितनी है।
आपने यदि मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो भारत की तटीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की द्वीपों की सीमा, मुझे भरोसा है कि आप कभी नहीं भूल सकते, और आप जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी उसी तरीके से आप दूसरे को बताएंगे तो वो भी कभी नहीं भूलेगा। तो बेटा भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 75-15 अर्थात 7516 है। यदि इसकी एग्जिट की बात करूं तो 7516.6। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहां आपको बंदरगाह को तैयार करने के लिए तटीय सीमा का मतलब है बेटा यहां से यहां तक, अर्थात बेटा गुजरात से कहां तक बेटा? बंगाल तक, यानी वेस्ट बंगाल तक। तो गुजरात से वेस्ट बंगाल तक भारत की जो तटीय सीमा है वो बेटा लगभग 7500 है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ बेटा बंदरगाह को बनाने के लिए राज्य तटीय होना चाहिए। अब बंदरगाह तो बाद में पता हो, उससे पहले हमें राज्य भी तो पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये कौन सा घाट है बेटा? ये पश्चिमी है, और ये कौन सा है? पूर्वी है। तो ये बेटा पूर्वी घाट है, और ये बेटा पश्चिमी घाट है। तो जो बेटा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर कौन कौन से राज्य होते हैं? सबसे जरूरी तो वो है बेटा, सबसे पहले एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है गुजरात। उसके बाद बेटा एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है हमारा, सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ेगा बेटा? गुजरात पड़ता है, सबसे पहले गुजरात है बेटा, फिर यहाँ महाराष्ट्र, फिर गोवा आता है, इसके बाद बेटा कर्नाटक आ जाता है, फिर ये केरल आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 राज्य हैं, और यहाँ पर बेटा बंदरगाह कितने हैं? तो 6। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि कोई राज्य तो ऐसा होगा जिसमें 2 बंदरगाह होंगे, क्योंकि 5 में 6 तो फिट तभी बैठेंगे कि कोई राज्य ऐसा होगा जिसमें 2 बंदरगाह होंगे। तो बेटा ये कौन सा है? ये गुजरात है, ये बेटा महाराष्ट्र है, ये बेटा कौन सा है? गोवा है, ये बेटा कर्नाटक है, और नीचे बेटा कौन सा है? ये केरल है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसी तरीके से बेटा हमको इधर क्लियर करना, सबसे पहले ऊपर क्या आता है बेटा? वेस्ट बंगाल आ गया, उससे नीचे क्या आता है बेटा? उड़ीसा हो गया, उससे नीचे क्या आता है बेटा? हमारा आंध्र प्रदेश आ गया, उससे नीचे बेटा हमारा तमिलनाडु। तो हम इसकी यदि बात करें तो ये क्या है बेटा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर क्या बेटा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है बेटा? यानी उड़ीसा, और इसके ऊपर वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4, इधर 4 स्टेट हैं। तो 4 स्टेट में इधर भी राज्य की बंदरगाह कितने बेटा? 6। तो कहीं ना कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे, ये तो प्रोसेसिंग हमें चलाना पड़ेगा। तो पूर्वी घाट पर कुल कितने बंदरगाह हैं? 6। पश्चिमी घाट पर कुल कितने बंदरगाह हैं? 6। तो 6 6 12। 13वें का हम अध्ययन बाद में करेंगे, पहले किसको देख लेते हैं? 12 को। 6 पूर्वी घाट के बंदरगाह और 6 पश्चिमी घाट के बंदरगाह। बेटा यहाँ आपको समझना ये है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पश्चिमी घाट के जो बंदरगाह हैं वो आपको पश्चिम से दक्षिण की ओर लगाने के लिए क्रम भी पूछा जा सकता है, और जो पश्चिमी घाट के हैं यानी दक्षिण से पश्चिम की ओर लगाने के लिए क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। सेम यही प्रोसेसिंग बेटा आपको इधर अपनाना पड़ेगा, यानी दक्षिण से पूर्व की ओर जो बंदरगाह पड़ते हैं उनका सही क्रम लगाइए, और पूर्व से दक्षिण की ओर जो बंदरगाह पड़ते हैं उनका सही क्रम लगाइए। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठ कर आते हैं। ये बात बेटा आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर पुनः आपको बताते हैं, एक बार ध्यान दीजिए बेटा, आपको समझना क्या है? समझना ये है बेटा कि जो भारत के बंदरगाह हैं, भारत के बंदरगाह बनाने के लिए मुख्य शर्त क्या होनी चाहिए? वो राज्य तटीय होना चाहिए। तो बेटा तटीय राज्य आपको कौन कौन से? ये कौन सा बेटा? गुजरात। इससे नीचे कौन सा बेटा? महाराष्ट्र। इससे नीचे बेटा गोवा। इससे नीचे बेटा कर्नाटक। ये कौन सा हो गया? केरल। इसके ऊपर कौन सा हो गया? तमिलनाडु। इसके ऊपर कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर कौन सा हो गया? उड़ीसा। ये कौन सा हो गया बेटा? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये बेटा वेस्ट बंगाल हो गया। इससे नीचे ये क्या हो गया? उड़ीसा आ गया। इससे नीचे बेटा ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, और इससे नीचे बेटा ये हमारा तमिलनाडु हो गया। ये तमिलनाडु हो गया बेटा। ये हमारा कौन सा राज्य है? ये केरल है। केरल से ऊपर कौन सा आता बेटा? ये कर्नाटक आता है।
कर्नाटक से ऊपर कौन सा होता है बेटा? ये हमारा एक राज्य है जिसका नाम है बेटा गोवा। ये तो गोवा है। इससे ऊपर कौन सा बेटा? महाराष्ट्र। इससे ऊपर कौन सा बेटा? यानी गुजरात। यदि आप इनको समझ गए हैं तो फिर बंदरगाहों को समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ बंदरगाहें लगभग 5-7 बंदरगाहें इनमें से यानी राज्यों की राजधानी के नाम पर हैं। तो इसलिए आपको यहाँ ये क्लियर कर लेना चाहिए, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। केरल की राजधानी क्या है बेटा? तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी क्या है? मैंगलोर। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बम्बई। और गुजरात की राजधानी क्या है बेटा? गांधीनगर। तो यदि आपको सभी राज्यों की राजधानी पता है तो यहाँ आपके जो बंदरगाह हैं वो आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। यदि ये आपके क्लियर हो जाता है तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिए बेटा कि यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। यदि ये आपके क्लियर हैं तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए बेटा कि ये कौन सा राज्य है? गुजरात। फिर ये कौन सा है? महाराष्ट्र। फिर ये कौन सा है? गोवा। इससे नीचे कर्नाटक। इससे नीचे बेटा केरल। केरल के साइड में बेटा ये कौन सा है? तमिलनाडु। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर बेटा उड़ीसा। और देन वेस्ट बंगाल। हम बेटा यहाँ एक बार लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये कौन सा हो गया? ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये उड़ीसा हो गया, और ये बेटा कौन सा हो गया? उड़ीसा से नीचे आप बोलो, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और ये कौन सा हो गया बेटा? ये तमिलनाडु हो गया। ये बेटा कौन सा है? तो ये केरल हो गया। तो ये केरल हो गया। केरल के ऊपर कौन सा है बेटा? ये कर्नाटक हो गया। ये कौन सा है बेटा? ये गोवा। गोवा के ऊपर बेटा महाराष्ट्र। यहाँ कौन सा हो गया बेटा? गुजरात। ये बातें क्लियर हैं? तो अब यहाँ कहाँ पर कौन सा बंदरगाह है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बेसिकली सबसे पहले आपको गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है बेटा कांडला। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कोई पूछे कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। फिर बेटा ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह हैं? 2। महाराष्ट्र की राजधानी आपको बताई थी बम्बई। तो महाराष्ट्र का पहला बंदरगाह कौन सा है? बम्बई। दूसरा बंदरगाह कौन सा? नहाशावा। तो महाराष्ट्र के दूसरे बंदरगाह का नाम क्या है बेटा? नहाशावा। बेटा गोवा में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है मरमुगांव। तो गुजरात में गोवा में कौन सा बेटा? मरमुगांव। और कर्नाटक आप जानते बेटा कर्नाटक की राजधानी क्या है? मंगलोर। मंगलोर। तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है बेटा? तो मंगलोर बंदरगाह है। और केरल की हम बात करें तो बेटा यहाँ एक बंदरगाह पड़ता है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, लेकिन केरल का प्रसिद्ध जो शहर है बेटा वो कौन सा है? कोच्चि। तो यहाँ कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि। बेटा कितने बंदरगाह बताए थे हमने? ये कौन सा घाट है? ये बेटा हमारा घाट है, ये कौन सा घाट है बेटा? ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट पर कितने बंदरगाह बताए थे हमने आपको? 6। 1 2 3 4 5 6 6 बंदरगाह कंप्लीट हो गए। तो अब आप ध्यान दो बेटा, यदि पश्चिम से दक्षिण की ओर क्रम लगाने को आए तो आप लगा सकते हैं, मुझे भरोसा है। और यदि दक्षिण से पश्चिम की ओर क्रम लगाने को आए तो आप इन्हें भी लगा सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया है। तो इसी तरीके से सेम बेटा ये कौन सा घाट है हमारा? ये हमारा घाट है पूर्वी। ये कौन सा घाट है बेटा? पूर्वी घाट। तो यहाँ पर कितने बंदरगाह हैं बेटा हमारे? यहाँ पर भी 6 बंदरगाह हैं। तो बंगाल की राजधानी अर्थात पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या बेटा? कलकत्ता। तो यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? कलकत्ता। आप घबराना मत, कलकत्ता को बेटा कोलकाता भी बोला जाता है। तो बंगाल में कौन सा बंदरगाह है?
कलकत्ता बंदरगाह। बंगाल से नीचे बेटा उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। परंतु यहाँ भुवनेश्वर बंदरगाह नहीं बल्कि एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। ये बात बेटा क्लियर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा, हैदराबाद। लेकिन यहाँ बंदरगाह का क्या नाम है बेटा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है बेटा, विशाखापट्टनम। बेटा इधर तो हमने 1 2 3 राज्य में 3 बंदरगाह हैं, तो तमिलनाडु में अकेले में कितने बंदरगाह पड़ते हैं बेटा, 3 बंदरगाह कहाँ पड़ते हैं, तमिलनाडु में। तो सबसे पहले कौन सा बंदरगाह है, चेन्नई। तो यहाँ फर्स्ट बंदरगाह कौन सा, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद बेटा कौन सा बंदरगाह, क्योंकि इनकी सीरीज लगाने को भी पूछ लिया जाता है, तो एन्नोर। उसके बाद पुनः कौन सा बंदरगाह बेटा, तूतीकोरिन। तो ये कितने बंदरगाह हो गए आपके, ये 12 बंदरगाह हो गए। तो ये जो 12 बंदरगाह हैं, अब बेटा इनकी क्वालिटी भी है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, निम्नलिखित में से भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो ये इस तरीके की चीज़ें भी बेटा आपको पता होनी चाहिए। तो अब इनकी थोड़ा क्वालिटी पे वर्णन करते हैं। यदि क्वालिटी की बात करी जाए तो बेटा जो कांडला बंदरगाह है, आप एक बार समझने का प्रयास करना। जो बेटा कांडला बंदरगाह है यो कैसा है, यानी फ्री ट्रेड, यहाँ पे क्या है, यानी मुक्त व्यापार। भारत का ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर फ्री ट्रेड किया जाता है, जहाँ पर मुक्त व्यापार किया जाता है। बेटा फ्री माने क्या होता है, मुफ्त, और ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार, यानी जहां पर फ्री ट्रेड किया जाता है। तो भारत का एकमात्र बंदरगाह जहां पर फ्री ट्रेड किया जाता है तो वो कौन सा है, कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पड़ता है बेटा, गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर जब कोई माल आता है या यहाँ से कोई माल भेजा जाता है किसी अन्य देश को, अर्थात किसी माल का एक्सपोर्ट किया जाता है या किसी माल का इंपोर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर नोट सीमा शुल्क, यहाँ पर कोई भी सीमा शुल्क नहीं लिया जाता है। तो भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिस पर सीमा शुल्क नहीं लिया जाता है, तो वो जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है बेटा, हमारा कांडला बंदरगाह है। ये गुजरात में पड़ता है। और जब भारत से पाकिस्तान 1947 में पृथक हुआ तो ये बंदरगाह बेटा हमारा विवादित हो गया। इस बंदरगाह को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद काफ़ी हुआ, काफ़ी विवाद इस बंदरगाह को लेकर चलता रहता है। उससे नीचे बेटा कौन सा बंदरगाह है, एक बंदरगाह का नाम है बम्बई बंदरगाह। बेटा ये जो बम्बई बंदरगाह है, इस बंदरगाह को क्या कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार। ये क्वेश्चंस तो बेटा आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये बहुत एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चंस यानी पूछा ही जाता है। यानी भारत का प्रवेश द्वार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो यानी जो बम्बई बंदरगाह है, बम्बई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अर्थात ये भारत का कैसा बंदरगाह है, ये भारत का बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ से जो आयात किया जाता है बेटा, यहाँ से आयात की मैं बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ से जो आयात किया जाता है वो सबसे ज़्यादा जो आयात है बेटा वो पेट्रोल का आयात किया जाता है। यानी विदेशों से जो पेट्रोल आता है वो कौन से बंदरगाह के पास में आता है बेटा, वो बम्बई बंदरगाह पर आता है। और बेटा आपको बम्बई बंदरगाह से कुछ याद आ रहा होगा कि बम्बई बंदरगाह के पास में एक छोटा बंदरगाह पड़ता है बेटा, इसी के पास में एक छोटा बंदरगाह है जिसका नाम है बेटा अपोलो। बट ये मुख्य बंदरगाह नहीं है,
मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, अपोलो मुख्य बंदरगाह नहीं है। लेकिन अपोलो बंदरगाह मुझे आपको क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि अपोलो बंदरगाह पर 1915 में, अपोलो बंदरगाह पर यानी 1915 में महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो 1915 में यानी अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। तो 2015 में यानी अपोलो बंदरगाह पे महात्मा गांधी को उतरे हुए यानी कितना वर्ष हुआ है? 100 वर्ष हो गया है। तो यानी महात्मा गांधी जी लगभग 100 वर्ष पहले जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो वे अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। तो जब इसकी शताब्दी बनाई गई थी 100 वर्ष बाद, तो इस मैं बात कर रहा हूं, तो 2016-17 में जो एग्ज़ाम बेटा हुए हैं उन एग्ज़ाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर अफ्रीका से आते समय उतरे थे। तो वही बम्बई से तो आपको बहुत सारी चीज़ याद आना चाहिए बेटा। जो बम्बई बंदरगाह है इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और बेटा आपको याद होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तो बेटा कहाँ है? दिल्ली में, परंतु गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बम्बई में। और बम्बई में क्या है बेटा? गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है। और बम्बई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है बेटा? बम्बई। बट पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजनीतिक राजधानी क्या है? तो वो क्या है? दिल्ली। और बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां से बनता है जो आपके एग्जामों में काफी बार आता है कि भारत की इकोनॉमी की कैपिटल और भारत की पॉलिटिकल जो कैपिटल है, इसको जोड़ने वाला जो बेटा NH है, नेशनल हाईवे, वो कौन सा है? 8। नेशनल हाईवे जो 8 है बेटा, वो भारत की इकोनॉमी की कैपिटल और भारत की पॉलिटिकल कैपिटल दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो कभी भी आपके एग्जाम में आए कि दिल्ली को बंबई से मिलाने वाले NH का क्या नाम है, तो NH8। दिल्ली को मुंबई से कौन सा NH मिलाता है? तो NH8, नेशनल हाईवे 8। ये बात क्लियर होगी बेटा। तो बम्बई बंदरगाह की बात चल रही थी। बम्बई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और बम्बई में ही क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। और बम्बई के पास में अपोलो बंदरगाह पर महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आते समय वहां पर सर्वप्रथम उतरे थे। इसी के उपलक्ष्य में 2015 में एक शताब्दी बनाई गई है और महात्मा गांधी जी को वहां पर 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं उतरे हुए। ये बात क्लियर है बेटा। और बम्बई भारत का क्या है? यानी ये प्रवेश द्वार है और ये इकोनॉमी की कैपिटल भी है। और जो भारत के जो मुख्य अभिनेता हैं, जितने भी अभिनेता हैं, उन सभी का निवास कहाँ है? बम्बई में है। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा, भारत की घनी आबादी वाली सबसे गंदी बस्ती धारा नगरी, वो कहाँ है? वो मुंबई में ही है। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया एग्जाम में कि भारत की घनी आबादी अर्थात सबसे अधिक आबादी वाली बस्ती धारा नगरी वो कहाँ है? तो वो भी बम्बई में ही है। तो इसके बाद बेटा कौन सा बंदरगाह आता है? हमारा नाहवा सावा बंदरगाह आता है। नाहवा सावा बंदरगाह कहाँ है? तो नाहवा सावा बंदरगाह ये बम्बई में है। और ये भारत का कैसा बंदरगाह है बेटा? ये भारत का ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये कोई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। इसको हमने बनाया है। तो हमने बेटा नाहवा सावा बंदरगाह को क्यों बनाया गया? क्योंकि पेट्रोल का आयात सबसे ज़्यादा बम्बई बंदरगाह पे होता था। तो बम्बई बंदरगाह का बेटा जो लोड है वो बहुत अधिक हो गया था। शिप एक वहाँ से जाता नहीं था, दूसरे की तैयारी हो जाती थी। यानी लोड वर्क बम्बई बंदरगाह पे बहुत अधिक बढ़ गया था। तो बम्बई बंदरगाह के लोड वर्क को कम करने के लिए हमने यानी महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह बनाया जिसका नाम है नाहवा सावा बंदरगाह। इसके बाद बेटा एक बंदरगाह है जिसका नाम है मर्मुगांव बंदरगाह। तो जो मर्मुगांव बंदरगाह है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका गोवा में।
तो जो गोवा है, गोवा तो बेटा आपका इतना प्रसिद्ध स्टेट है, इतना प्रसिद्ध राज्य है, बहुत प्रसिद्ध है। गोवा भारत का पहला एकमात्र राज्य है जहां पर यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड अर्थात समान नागरिकता संहिता को अपनाया गया है। तो भारत का पहला राज्य जहां पर समान नागरिकता संहिता को अपनाया गया है, तो बेटा वो कौन सा है? तो वो गोवा है। परंतु आजादी के बाद भारत का पहला राज्य जहां पर समान नागरिकता संहिता को अपनाया गया है, तो वो कौन सा है बेटा? उत्तराखंड। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में बेटा मरमू गांव जो बंदरगाह है, ये कौन सी नदी के किनारे? तो ये जुआरी नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सी नदी पर है बेटा? जुआरी नदी के किनारे स्थित है। ये काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है कि मरमू गांव कौन सी नदी के किनारे स्थित बंदरगाह है। तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित बंदरगाह है? तो ये जुआरी नदी के किनारे स्थित बंदरगाह है। उसके बाद बेटा कर्नाटक की राजधानी आपको पता है मंगलोर है। तो कर्नाटक की राजधानी मंगलोर है। तो कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? तो कर्नाटक में हमारा मंगलोर बंदरगाह है। ये बात क्लियर होगी। और ये बंदरगाह मंगलोर बेटा क्यों बनाया गया था? तो कर्नाटक में एक केंद्रमुख खान है जो लोहे की बहुत बड़ी खान है। तो कर्नाटक की केंद्रमुख खान से लोहा निकालकर यानी इस बंदरगाह के सारे ही उसको भिन्न भिन्न जगह पर पहुंचाया जाता है। ये बातें बेटा क्लियर होगी। यानी स्पेशल मंगलोर बंदरगाह को क्यों बनाया गया था? तो कर्नाटक की जो केंद्रमुख खान है वहां से जो आयरन निकलता है उस आयरन को भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए क्या बनाया गया था? बंगलोर बंदरगाह बनाया गया था। देन बेटा केरल में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कोच्चि। और कोच्चि तो बेटा बहुत ही फेमस है। 2014 में रेलवे ग्रुप डी चेन्नई बोर्ड का एक एग्जाम था, क्योंकि रेलवे के जोन 17 हैं, 17 में चेन्नई भी एक जोन है। तो चेन्नई जोन के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है बेटा? जो कोच्चि बंदरगाह है इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। और इस बंदरगाह की एकमात्र विशेषता ये है बेटा, ये जो बंदरगाह है ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो अर्ध सरकारी है। ये पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है बेटा। ये क्या है? आधा प्राइवेट है, आधा क्या है? सरकारी है। अर्थात ये अर्ध सरकारी बंदरगाह है। और केरल की मैं बात करूं तो जो कोच्चि बंदरगाह है ये कौन सी झील के तट पर पड़ता है? तो केरल में एक झील पड़ती है बेटा बेम्बेनाद। तो केरल में एक बेम्बेनाद झील पड़ती है। तो कोच्चि बंदरगाह कौन सी झील के किनारे है? तो बेम्बेनाद झील भी उसी बंदरगाह के किनारे है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बताया हूं, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बेम्बेनाद झील निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के किनारे पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेम्बेनाद झील कहाँ है? केरल में है। और कौन से बंदरगाह के किनारे पड़ती है? ये झील हमारी कोच्चि बंदरगाह के किनारे पड़ती है। और ये बेटा कैसी झील है? ये हमारी एक लैगून झील है, यानी एक खारे पानी की झील है। तो आपको जो बेटा पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं, मुझे भरोसा है कि आपको पश्चिमी घाट के बंदरगाह क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि पश्चिमी घाट पर कुल 6 बंदरगाह हैं। और 6 बंदरगाहों का क्रम लगाने को आ सकता है बेटा आपके एग्जाम में कि पश्चिम से यानी कहाँ की ओर? दक्षिण की ओर इनका क्रम लगाइए, या फिर दक्षिण से पश्चिम की ओर इनका क्रम लगाइए, या इनकी बंदरगाहों के आपसे यानी क्वालिटीज़ पूछी जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सरकारी बंदरगाह है? अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? नावा सावा ये कैसा बंदरगाह है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बेटा पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको कलकत्ता को तैयार करना है
और फिर नीचे तक तैयार करना है। तो वेस्ट बंगाल में बेटा कौन सा बंदरगाह है? कलकत्ता बंदरगाह है। और ये भारत का, बेटा इसको ध्यान दो, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बंबई को, परंतु इसे पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, पूर्वी प्रवेश द्वार। ये क्वेश्चंस भी बेटा एग्जाम में पूछा गया है। पूर्वी प्रवेश द्वार, भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कलकत्ता को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी के नाम पे याद आया बेटा हावड़ा। हावड़ा ब्रिज कहाँ है बेटा? तो वो भी कलकत्ता में ही है। तो हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कलकत्ता में है। और कलकत्ता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है बेटा? तो वो कलकत्ता को कहा जाता है। जो बेटा कलकत्ता बंदरगाह है, इसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। इसको पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार तो कहा ही जाता है, और कलकत्ता बंदरगाह को बेटा पूर्व का लंदन, तो इसको पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। और बेटा ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो एक नदी पड़ती है हुगली। तो कलकत्ता बंदरगाह के किनारे कौन सी नदी है? तो हुगली। और हुगली नदी पर एक स्पेशल बंदरगाह पड़ता है, जिसका वो आपके एग्जाम से वैसे रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, कलकत्ता बंदरगाह की क्या क्या क्वालिटी है? इसको पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसको पूर्व का लंदन कहा जाता है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और जो कोलकाता बंदरगाह है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है बेटा? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह का जो बेटा ये कलकत्ता बंदरगाह है या कोलकाता बंदरगाह है, इस पर लोड वर्क बहुत अधिक था, क्योंकि यहाँ गुजरात के कौन से बंदरगाह? कांडला बंदरगाह पर और बंबई बंदरगाह पर लोड वर्क बहुत अधिक रहता है। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। वैसे ही इधर कलकत्ता जो बंदरगाह है, इस पर लोड वर्क बहुत अधिक था। तो इसी के लोड वर्क को कम करने के लिए तो हुगली जो नदी है, उस नदी के किनारे एक बंदरगाह बनाया गया था बेटा, जिसका नाम है यहाँ एक हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह। तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है बेटा? यानी एक हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पता होना चाहिए ना, हुगली नदी के किनारे स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। और हल्दिया बंदरगाह को बेटा क्यों बनाया गया था? कलकत्ता बंदरगाह का लोड वर्क को कम करने के लिए। आगे बढ़ो बेटा। बेटा पारादीप बंदरगाह की कोई इतनी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है। तो ये पारादीप जो बंदरगाह है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। उसके नीचे एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है बेटा? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश जैसे ही आपका नाम याद आए, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए इसके साथ साथ, क्योंकि जो चीज़ें एक दूसरे से रिलेशन रखें, वो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और जो बेटा विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, तो ध्यान देना है। आंध्र प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं? ये भारत का प्रथम राज्य है बेटा, जो भाषा के आधार पर डिवाइड हुआ था 1953 में। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि भाषा के आधार पर डिवाइड होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश कौन सी भाषा के आधार पर बना था? तेलुगु भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश बनने से पहले किस व्यक्ति का बलिदान गया है? तो पोटा श्री रामलू। पोटा श्री रामलू के बलिदान के परिणाम स्वरूप क्या बना है? आंध्र प्रदेश। अर्थात पोटा श्री रामलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में क्या बनाया गया? यानी एक आंध्र प्रदेश राज्य बना। ये चीज़ क्लियर हो गई? तेलुगु भाषा के आधार पर बना। और आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर राज्य भी कहते हैं। और आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के किनारे स्थित है बेटा? ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। और आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है बेटा?
तो वो कौन है आपको पता होना चाहिए, टी प्रकाशन। और टी प्रकाशन को बेटा आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो वर्तमान तो आपको पता ही होगा, मैं आशा करता हूं कि सभी राज्यों के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको पता होंगे, और नहीं पता है तो बड़े शर्म की बात है। आप सभी राज्यों के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं उनको बेटा तैयार कर लो। तो बेटा विशाखापट्टनम बंदरगाह की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, यह बंदरगाह तीनों तरफ से अर्थात जो सुनामी आती हैं ये सुनामियों से सुरक्षित है, क्योंकि इसके चारों तरफ में बेटा क्या है, डॉल्फिन की पहाड़ियां, यानी डॉल्फिन। तो डॉल्फिन की पहाड़ियों के कारण जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये चारों तरफ से क्या है, सुरक्षित है। समुद्र की लहरें विशाखापट्टनम बंदरगाह पर तबाही नहीं मचा सकती, क्योंकि विशाखापट्टनम बंदरगाह चारों तरफ से डॉल्फिन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है बेटा, यह बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और भारत में सर्वाधिक व्यापार भी बेटा इसी बंदरगाह से होता है। तो इसकी तीन विशेषताएं हैं, पहला सर्वाधिक व्यापार यहां से होता है, सर्वाधिक गहरा बंदरगाह ये है, और बेटा क्या विशेषता है इसकी बताओ। इसकी तीसरी विशेषता ये है कि यह चारों तरफ से डॉल्फिन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए विशाखापट्टनम बंदरगाह पर समुद्र की लहरें अपना जो प्रकोप होती हैं वो अधिक नहीं दिखा पाती हैं। फिर बेटा एक बंदरगाह कौन सा है, इससे नीचे बंदरगाह है बेटा हमारा यानी चेन्नई बंदरगाह। तो मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की, तो चेन्नई बंदरगाह कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था बेटा, चेन्नई। और कोई चेन्नई का पुराना नाम पूछे तो मद्रास। तो ये चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास था। ना चेन्नई कुछ था बेटा, ना तमिलनाडु कुछ था, ये तो बाद में रखे गए हैं। इसका पहला नाम क्या था, मद्रास। मद्रास अपना आप में एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। इससे नीचे बेटा कौन सा बंदरगाह है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नोर बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। और इसकी विशेषता है ये निजी क्षेत्र का बेटा कौन सा बंदरगाह है, फर्स्ट। भारत में पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र का प्रथम बंदरगाह कौन सा है, तो वो एन्नोर बंदरगाह है। उससे नीचे कौन सा बेटा, तूतीकोरिन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये कौन सी खाड़ी के पास में पड़ता है। तो यहाँ बेटा एक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है बेटा ये कौन सी खाड़ी में पड़ता है, तो ये मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। और तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम चेंज करके अब नाम क्या कर दिया गया, चिदम्बरम। तूतीकोरिन बंदरगाह का प्रेजेंट में यानी वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है बेटा, यानी इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है चिदम्बरम बंदरगाह। तो कितने टोटल बंदरगाह हैं हमारे, टोटल 13 बंदरगाह हैं, और आपको 12 बंदरगाह के बारे में जानकारी मिल चुकी है। एक बार बेटा इसको पीछे करके हम आपको समझाते हैं। तो टॉपिक बेटा बंदरगाह चल रहा था, तो बंदरगाह मुख्यतः कितने हैं, तो 13 बंदरगाह हैं। शर्त क्या है, तटीय राज्य होना चाहिए। बंदरगाह कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं। बंदरगाह से सीमा शुल्क कम हो जाता है, और बंदरगाहों को बनने के लिए बेटा तटीय राज्य होना चाहिए। तो भारत में तटीय राज्य पश्चिमी घाट पे कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक और केरल है। पूर्वी घाट पे कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। यहाँ से क्वेश्चंस बेटा ऐसे भी बन सकता है कि पश्चिम से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए और दक्षिण से पश्चिम की ओर क्रम लगाइए। यहाँ बेटा यानी दक्षिण से पूर्व की ओर क्रम लगाइए और पूर्व से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए। ये चीज़ क्लियर है। तो अब आपको पता होगा गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, पहले बम्बई बंदरगाह है, उसके बाद नावासावा बंदरगाह है। फिर बेटा गोवा में मर्मुगांव बंदरगाह है, उसके नीचे कर्नाटक में बेटा मंगलोर बंदरगाह है, उससे नीचे केरल में बेटा कौन सा बंदरगाह है, कोची बंदरगाह है।
इधर हम पश्चिमी घाट पर चलते हैं, सॉरी पूर्वी घाट पर चलते हैं, तो वेस्ट बंगाल में कौन सा है? कलकत्ता बंदरगाह है। उड़ीसा में बेटा पारादीप बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में बेटा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। चेन्नई, तमिलनाडु में बेटा कौन कौन से बंदरगाह हैं? चेन्नई बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह है और तूतीकोरिन बंदरगाह है। इन बंदरगाहों का यानी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व, ये क्रम आपको सेम इसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर तेज हो रहा है, वो बंदरगाहों का क्रम लगाने के लिए पूछता है या इन बंदरगाहों की विशेषताएं पूछता है कि इनकी विशेषताएं क्या क्या चल रही हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, आपको यदि ये चीज़ें क्लियर हैं तो इनकी विशेषता एक बार रिवाइज करते हैं, पुनः आगे बढ़ते हैं। तो अब कांडला बंदरगाह भारत का प्रथम फ्री ट्रेडिंग बंदरगाह है और बम्बई बंदरगाह के पास में क्या पड़ता है? अपोलो बंदरगाह। महात्मा गांधी जी 1915 में अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे और बम्बई बंदरगाह भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। बम्बई भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है। बम्बई के पास भारत की सबसे गंदी नगरी धारा नगरी रहती है और बम्बई में क्या है बेटा? गेटवे ऑफ इंडिया है। ये बात क्लियर होगी बेटा। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? जब 1921 में वॉल्स का राजकुमार भारत आया था। तो वॉल्स के राजकुमार हैरी के आने के उपलक्ष्य में भारत में 1921 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नावा सावा भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। गोवा में बेटा मरमुगांव बंदरगाह जो कि ज्वारी नदी के किनारे स्थित है। मंगलोर में कौन सा बंदरगाह बेटा? मंगलोर बंदरगाह काशी के कर्नाटक में है और कर्नाटक के नाम से तो आपको विजयनगर साम्राज्य और बहामनी साम्राज्य जरूर याद कर लेना, क्योंकि मंगलोर के आसपास में उनके अवशेष मिले हैं हम्पी में, क्योंकि कर्नाटक की प्राचीन राजधानी ही क्या थी बेटा? हम्पी थी और हम्पी में विजयनगर साम्राज्य और बहामनी साम्राज्य के अस्थि पंजर मिले हैं या खंडर मिले हैं या उनके अवशेष मिले हैं। विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था और बहामनी एक मुस्लिम साम्राज्य था और दोनों ही आपस में रायचूर के मैदान के लिए लड़ते हुए समाप्त हो गए। नीचे चलते हैं तो केरल में एक बंदरगाह बेटा कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह भारत का पहला अर्ध सरकारी बंदरगाह है और कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है और केरल को मसालों की रानी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन 2014 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था बेटा और उसके बाद काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो कलकत्ता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे बेटा पूर्व का लंदन कहा जाता है और कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज है और कलकत्ता बंदरगाह का वर्कलोड कम करने के लिए यहाँ पर हुगली नदी के किनारे एक हल्दिया बंदरगाह खोला गया। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह बेटा? पारादीप बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। बेटा विशाखापट्टनम बंदरगाह की विशेषताएं कितनी बताई थी? 3। पहली विशेषता क्या थी? ये थी कि विशाखापट्टनम बंदरगाह यानी तीनों तरफ से डॉल्फिन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए वह सुरक्षित है। दूसरी, यह सबसे गहरा बंदरगाह है और तीसरी क्या थी? यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक क्या होता है? व्यापार, अर्थात जो आयात निर्यात होता है सबसे ज़्यादा यहीं होता है। चेन्नई बंदरगाह बेटा, चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। चेन्नई से नीचे एन्नोर बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह क्या है भारत का? ये प्रथम भारत का निजी बंदरगाह है। और एन्नोर बंदरगाह की बात करूं तो ये भारत का प्रथम बेटा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। जिस बंदरगाह का कंप्यूटराइज किया गया उससे नीचे कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम चेंज करके अब वर्तमान में चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया है। और तूतीकोरिन बंदरगाह बेटा कहाँ पड़ता है? तो ये मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। अब बेटा आपके 12 बंदरगाह हो गए, जो 13वां बंदरगाह बच रहा है तो वो कौन सा है? आप ध्यान दीजिए बेटा, यदि हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से है। और ध्यान दीजिए बेटा, यदि हम भारत के मैप की बात करते हैं, मैप इतना अच्छा नहीं है फिर भी आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सपोज दैट बेटा ये भारत का मैप है। आप मान लीजिए बेटा कि भारत का मैप है। ये भारत का क्या है? पूर्वी। सही। यहाँ बेटा क्या है? यहाँ एक पहाड़ियाँ हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अराकान। अराकान, ये अराकान की पहाड़ियाँ हैं बेटा। इधर क्या है?
म्यांमार। इधर क्या है बेटा, ये भारत है। तो भारत और म्यांमार के बीच में अराकान की जो पहाड़ी हैं, अराकान की पहाड़ी किसका काम करती हैं बेटा, ये बॉर्डर का काम करती हैं। तो क्वेश्चंस पहला तो यही बन गया, भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर का कार्य कौन करती हैं, अराकान की पहाड़ियाँ। फिर बेटा यहाँ पर एक अर्धचंद्राकार जैसा दिखाई देता है, वो क्या है बेटा, वो है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो बेटा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये कोई एक द्वीप नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेटा एक बंदरगाह है जिसका नाम है वीडी सावरकर। तो यहाँ पर बेटा कौन सा बंदरगाह है, वीडी सावरकर बंदरगाह है। ये बात क्लियर हो गई। तो आपको ध्यान देना है कि वीडी सावरकर बंदरगाह कहाँ पड़ता है, वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ पड़ता है, वो भारत के दक्षिण में पड़ता है, अर्थात वो भूमध्य रेखा के पास में पड़ता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बेटा, ये इसमें अंडमान का मतलब क्या है और निकोबार का मतलब क्या है। अंडमान का मतलब है बेटा, यानी अंडमान का मतलब है बेटा ढकी हुई भूमि, और निकोबार का मतलब है बेटा नग्न भूमि। तो जो बेटा नग्न भूमि है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जीवन नहीं है। और जीवन, निकोबार का मतलब बेटा यहाँ पर वृक्षों की कमी है, और इसका मतलब है यहाँ पर ढके हुए का मतलब यहाँ वृक्ष हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बेटा। ये जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो बेटा निर्माण हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण अराकान की पहाड़ियों से टूटकर हुआ, यानी अराकान की पहाड़ियाँ घिसती रही, टूटती रही, घिसती रही, टूटती रही। उनके टूटने के सदियों पश्चात किसका निर्माण हुआ है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को पूरा डेप्थ में जाकर विशिष्ट चर्चा करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ मिला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। तो क्या क्या, किस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है, वहाँ कैसे सेलुलर जेल बनाई गई, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो सैंडल पीक है वो कौन से द्वीप पर है, और सेलुलर जेल में मरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, और सेलुलर जेल को बनाने वाला कौन था, सेलुलर जेल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और वहाँ पर अंग्रेज लोग जो भारतीय लोगों को काले पानी की सज़ा देते थे, तो बेटा उसका परिणाम क्या था, क्यों देते थे। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर। Subscribe for more content.